नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर द रुबिका लियाकत शो। आज हम आपके लिए क्या खास लेकर आए हैं, सबसे पहले वो आपको बता देती हैं और उसके बाद तफसील से ये खबरें आपके सामने होंगी, क्योंकि इन खबरों को लाने के लिए बाकायदा खूब सोच विचार किया जाता है। उसके बाद हमारी टीम इस पर रिसर्च करती है, फैक्ट्स आपके लिए खोज कर लाती है, तमाम एक्सपर्ट से इस पर बात करती हैं और फिर आपको हर आयाम यहाँ पर पहुँचाने की कोशिश होती है। तो शुरुआत आज किस खबर से होगी वो आपके सामने रखना चाहती हूँ। सबसे पहले आज द रुबिका लियाकत शो में बात होगी डीप फेक, ये फंसता हुआ संसार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर चिंता जाहिर की है। मिलन था दिवाली का, लेकिन वो चिंता जाहिर कर रहे थे इस खतरनाक दुनिया के ऊपर जो इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाने की कोशिश में है जो सिर्फ और सिर्फ फेक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका पूरा जाल क्या है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से इस मसले पर मदद मांग रहे हैं, आप 9 बजे के कार्यक्रम में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे भारत की जीत से कैसे पड़ोसी जला हुआ है और खुद तो हारे, लेकिन आप हारने के बाद इस तरीके के बेवकूफ़ाना हरकतें कर रहे हैं कि हंसी भी आती है और तरस भी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स को ये हो क्या गया है, आज आपके सामने ये खबर भी रखेंगे। फिर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मतदान हो चुका है, क्या कहता है ये जो वोटिंग परसेंटेज आया है, किस इलाके में कितना मतदान हुआ है और क्यों मत प्रतिशत ने पार्टियों की जो धड़कनें हैं वो बढ़ा दी है, आप ये जानेंगे। शुरुआत हम सबसे पहले करेंगे डीप फेक वीडियो से। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से जब मुखातिब हो रहे थे, कार्यक्रम और समारोह था दिवाली मिलन का। अरसे बाद ये प्रोग्राम रखा गया था, मैं भी वहां पर मौजूद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत से मसलों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वो किसी बात को लेकर चिंतित नजर आए तो वो थी डीप फेक वीडियो की दुनिया को लेकर। उन्होंने मीडिया से कहा कि आपने बहुत से मौक़ों पर लोगों को जागरूक किया है, ये एक ऐसा मामला है जिसके बारे में लोग कम जानते हैं और जितना इस बारे में और इस बाबत लोगों को जानकारी हासिल किया जा सके उतना बेहतर होगा। ये समाज इस वक्त उस खतरे से जूझ रहा है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कितना बड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये खतरा आज दिखाई दे गया है, जिसकी कल्पना आप आज से कुछ महीने बाद या एक आध साल बाद करने लगेंगे। ये खतरा हर उस शख्स पर मंडरा रहा है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है, जिसकी कोई एक भी तस्वीर या एक भी वीडियो सोशल मीडिया पर है। ये खतरा कौन सा है ये बताने से पहले आज इस वीडियो को आप देखिए, बहुत ज़रूरी है। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नज़र आ रहे हैं और वो, हालांकि ये जो वीडियो है इसमें देखिए आप, एक शख्स है, उस शख्स के सर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। अगर बहुत गौर से आप ना देखें तो आपको एक सेकंड के लिए यही लगेगा कि ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो गरबा गा रहे हैं या गरबा रंबा के लिए गए हैं। वीडियो की सच्चाई आप जान लीजिए। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है, ये एक डीप फेक वीडियो है। और सिर्फ ऐसा ही ये एक वीडियो नहीं है, एक और वीडियो है जहां पर महिलाओं के संग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरबा खेल रहे हैं। ये डीप फेक ही है वो खतरा जो हमारे समाज पर इस वक्त मंडरा रहा है। ऐसे बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपको ये लग रहा होगा कि अरे ये शख्स कैसी बातें कर रहा है, अरे ये शख्स ऐसा भी करता है, क्योंकि आम जनजीवन में ये काम वो ना करता हो, लेकिन डीप फेक वीडियोस उससे वो काम करवा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा खतरा है। ये खतरा इतना बड़ा है कि बीते 24 घंटे में केंद्र सरकार इसे लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। गुरुवार को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस खतरे से निपटने के लिए एक मीटिंग हुई और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के सामने इस खतरे को बड़ा खतरा बताया। सुनिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण और उसमें भी डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, भारत का बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है कि उसके पास वेरिफिकेशन के लिए या ऑथेंटिफाई करने के लिए कोई उसके पास पैरेलल व्यवस्था नहीं है। और बाय एंड लार्ज
आजादी की लड़ाई से लेकर के भारत में जिस भी चीजें से मीडिया शब्द जुड़ता है उसकी एक इज्जत है। जैसे कोई भी व्यक्ति हो गेरे हुए कपड़े हैं तो हमारे यहां एक स्वाभाविक उसके विरासत में इज्जत मिल जाती है उसको, वैसा मीडिया को भी है, एक विरासत का लाभ उसको मिलता है। और उसके कारण डीप फेक हो तो भी वो भरोसा कर लेता है यार ऐसे थोड़ा आया होगा, कुछ तो होगा। और ये बहुत बड़े संकट की तरफ जाएगा समाज में। डीप फेक तकनीक का खतरा बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि किसी देश की सिक्योरिटी पर भी आंच आ सकती है। इस तकनीक से कुछ भी करना संभव है और इसीलिए खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कहा कि जिन लोगों द्वारा ये इंतजाम किए गए हैं उनसे जब उनकी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये नहीं मालूम है कि इसे रोका कैसे जाए, इसे शुरू तो कर दिया है और यही वजह है कि ये खतरा और ज्यादा भयानक रूप आने वाले दिनों में दिखा सकता है। फर्ज कीजिए कि देश के किसी बड़े नेता का कोई डीप फेक वीडियो वायरल हो जाए जिसमें किसी दूसरे देश के बारे में कुछ कहा गया हो, तो नेशनल सिक्योरिटी पर भी बात आ सकती है। जब हम इलेक्शन की ओर जा रहे हैं, आप इमेजिन करिए कि पीएम को गरबा करते हुए ना दिखाए, पीएम को कुछ और करते हुए या बोलते हुए दिखाए कि उन्होंने किसी और देश के बारे में कुछ बेढंगी बातें बोल दी, तो क्या होगा हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे, हमारे इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट की सिक्योरिटी में। डीप फेक के खतरे बहुत ज्यादा हैं। यह खतरा घर घर तक पहुंचने वाला खतरा बन सकता है। एक और वीडियो आपको देखना चाहिए। इस वीडियो में भारत की बॉलीवुड सेलिब्रिटी, पहले तो ये वीडियो आप देख लीजिए जहां पर आपको एक शख्स जो है गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि ये शख्स कौन है तो आप क्या बताएंगे? ठीक से देखिए। आप कहेंगे अरे ये तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और क्या गजब का गरबा खेल रहे हैं। गुजराती में कहते हैं गरबा रंबा जइया, तो ये तो गजब का गरबा गा भी रहे हैं और गरबा खेल भी रहे हैं। लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है। इसकी तस्दीक किसी और ने नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा कि मैं स्कूल में बहुत अच्छा गरबा खेला करता था, लेकिन स्कूल के बाद से मैंने कभी भी गरबा नहीं खेला है। और एक ऐसा वीडियो हर जगह जो मुझे चाहते हैं वो भी फॉरवर्ड कर रहे हैं और बाकी तमाम लोग भी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये वीडियो अगर आप इसे देखेंगे तो यही समझेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गजब का गरबा खेल रहे हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ही नहीं। एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। भारत की बॉलीवुड सेलिब्रिटी रश्मिका मंदाना आपको इस वीडियो में नजर आ रही है। वीडियो देखकर कोई भी ये तो नहीं कह सकता है कि ये वो नहीं है या ये वीडियो मॉफ्ड है। एकदम क्लीन आपको ये पूरा वीडियो नजर आएगा। कैसे मुस्कुराती हुई एक लड़की आपको नजर आ रही है और इसकी एडिटिंग भी इतनी गजब की है कि आप ये कह ही नहीं सकते कि ये रश्मिका मंदाना नहीं है। लेकिन ये वीडियो मॉफ्ड है। ये वीडियो जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मुस्कुराती हुई रश्मिका मंदाना आपको नजर आ रही है, ये रश्मिका मंदाना है ही नहीं। अब आपको मैं असली वीडियो दिखाती हूं। ये है असली वीडियो। ये असली वीडियो है। ये कोई और शख्स है जिसे डीप फेक करके रश्मिका मंदाना का चेहरा उस पर चस्पा कर दिया गया। ऐसा ही वीडियो एक और एक्ट्रेस कटरीना कैफ और काजोल को लेकर भी बनाए गए हैं। ये दो तस्वीरें आप देखिए। डीप फेक वीडियो है ये। असली वीडियो में आपको वो महिला नजर आ रही है जिसका वो वीडियो है और उस महिला के चेहरे की जगह काजोल का चेहरा लगा दिया गया है। एक और तस्वीर आप देखिए, कटरीना कैफ की वो तस्वीर आपको डीप फेक वीडियो में नजर आ रही है, लेकिन साथ में जो है वो असली तस्वीर है। ये वीडियो आपत्तिजनक है और इसीलिए हमें इसकी स्क्रीन को ब्लर करना पड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि डीप फेक कितना खतरनाक है और उसे बताने के लिए हमें इन तस्वीरों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, वरना आप इस बात को नहीं समझ पाएंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्यों ये खतरनाक है। वैसे तो खतरा पूरी दुनिया पर है, लेकिन इससे सबसे ज्यादा खतरा किस आबादी को और कितनी आबादी को है वो भी जान लीजिए।
दुनिया के 4.9 बिलियन लोग सोशल मीडिया यूजर्स है, 4.9 बिलियन पीपल। भारत में सोशल मीडिया यूजर्स की जो संख्या है वो 467 मिलियन है। यानी कितनी हुई है? ये हुई 86 करोड़ 70 लाख लोगों की, जो भारत की आबादी का 40.2% है। और ये वो यूजर हैं जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। 18 साल से कम उम्र के सोशल मीडिया यूजर्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये आंकड़ा हो जाएगा 65 करोड़ के करीब। डीप फेक के विक्टिम दुनिया में कई बड़ी हस्तियां इस वक्त हैं, लेकिन वो जानने से पहले ये समझ लीजिए कि किस वीडियो को डीप फेक वीडियो कहा जाता है और कैसे वो डीप फेक किया जाता है। दरअसल डीप फेक के इस केस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। डीप फेक में मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। वीडियो और ऑडियो को सॉफ्टवेयर की मदद से बदल दिया जाता है। सबसे पहले डीकोडर के जरिए किसी शख्स के चेहरे के हाव भाव और उसकी बनावट को बहुत ही गहनता से कॉपी किया जाता है, और ये सारा काम जो है कोडर की तरफ से हो रहा है। और फिर कोडर के ही जरिए इसे दूसरे वीडियो पर चस्पा कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। इस तकनीक के इस्तेमाल के बाद बहुत ही गहनता से देखने पर आपको ये पता चल पाएगा, और बहुत ही गहनता, मैं कह रही हूँ डीपली अगर स्टडी करेंगे तब जाकर आप समझ पाएंगे कि ये वीडियो फर्जी है, डीप फेक है कि असली है। बहुत मुश्किल होता है कि ये असली शख्स है कि नकली शख्स है। डीप फेक तकनीक से खतरा महिला के, पुरुष के, बुजुर्ग के, जवान के, बच्चा सबको है। लेकिन हमारे समाज में यह खतरा सबसे ज्यादा लड़कियों के लिए है, महिलाओं के लिए। आप सोचिए कि जब कोई काजोल या कैटरीना कैफ का डीप फेक अश्लील वीडियो अगर उसका बना सकता है, तो फिर तो वो किसी भी महिला का इस तरीके का वीडियो बना सकता है। ये तो रसूख वाले नाम है, और ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए नाम हैं। जरा सोचिए कि कोई आम लड़की अगर उसका ऐसा कोई वीडियो बना दे तो उसका घर से निकलना मुश्किल नहीं हो जाएगा? उसके माँ बाप के लिए ये तकलीफ का सबब नहीं होगा? और क्या पता कि उस लड़की के ऐसे वीडियो बनाकर सामने वाला उसे ब्लैकमेल करे। हमारा समाज किस बात पर यकीन करेगा? और वो कैसे पता चलेगा कि डीप फेक है कि रियल है? क्योंकि डीप फेक जब तक समझ में आएगा पूरी दुनिया के चक्कर लगा चुका होगा। वो लड़की जाकर हर किसी को तो ये नहीं समझा पाएगी ना कि ये वीडियो जो आप देख रहे हैं वो मेरा नहीं है, इसमें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हुआ है, चैट जीपीटी का इस्तेमाल हुआ है। डीप फेक कितना खतरनाक हो सकता है ये बताने के लिए आपको अमेरिका की कुछ वीडियोस मैं दिखाना चाहती हूँ। और ये वीडियो का जो इस्तेमाल है वो ऐसे किया गया है कि आवाज़ ले ली है किसी जाने माने शख्स की, चेहरा चस्पा कर दिया उस जाने माने शख्स का, लेकिन वो है डीप फेक। सब कुछ कॉपी करके डीप फेक तैयार कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, और वो वीडियो क्या था? बराक ओबामा डोनाल्ड ट्रंप को डीप शिट कह रहे थे। लेकिन इस वीडियो की सच्चाई क्या है वो आप भारत 24 पर देख लीजिए। पहले ओबामा वाला वीडियो। We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. आखिर के कुछ सेकंड आपने देखे? वही शख्स था जो सब कुछ बोल रहा था, उसने आवाज़ को बदला और अपनी आवाज़, अपने लिप का मूवमेंट थोड़ी रद्दो बदल करके आप बराक ओबामा पर चस्पा कर देते हैं। भारत में सबसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर कोई है तो वो फेसबुक है। फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क ज़करबर्ग। कुछ साल पहले मार्क ज़करबर्ग का भी एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में ज़करबर्ग को दुनिया के अरबों लोगों का डेटा चुराने की बात कहते हुए सुना गया। आप भी सुनिए। Imagine this for a second. One man with total control of billions of people's stolen data, all their secrets, their lives,
their futures. I owe it all to Spectre. Spectre showed me that whoever controls the data controls the future. ये तो कुछ टाइम पहले का है। अब तो इतना क्लैरिटी के साथ डीप फेक वीडियोस बनाए जा रहे हैं कि आप सच और झूठ में फर्क कर ही नहीं सकते। ये वीडियो जो अभी आप देख रहे थे, ये भी डीप फेक तकनीक का ही कमाल है। डीप फेक वीडियोस पर एक रिसर्च हुई है। ये रिसर्च क्या है और उसका डेटा क्या है, आपके सामने रख रही हूँ। रिसर्च की थी अमेरिका की एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फर्म ने। डीप ट्रेस फर्म ने सितंबर 2019 में ये पाया कि इंटरनेट पर 15,000 पोर्न वीडियोस डीप फेक किए गए थे और डीप फेक किए गए इन वीडियोस का आंकड़ा जनवरी 2019 के मुकाबले 2 गुना हो गया था। इस रिसर्च में यह पाया गया कि 96% डीप फेक अश्लील वीडियोस पर सेलिब्रिटीज के चेहरे लगा दिए गए। और ये डीप फेक का सिर्फ एक पहलू है जो आपके सामने है। इस खतरे का सिर्फ एक हिस्सा है ये, क्योंकि ये खतरा वीडियो मॉर्फ करने तक सीमित नहीं है। डीप फेक के जरिए ऑडियो को भी मॉर्फ किया जा सकता है और इसका नुकसान क्या है आप जानते हैं। मार्च 2019 में यूके की एक कंपनी में उस कंपनी के बॉस की आवाज में एक फोन आया और एग्जीक्यूटिव से 2,20,000 यूरो हंगरी के खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। जांच में पता लगा कि फोन कॉल पर जो आवाज आई थी वो तो डीप फेक की गई थी। सिर्फ विदेशों में ही नहीं बल्कि भारत में भी डीप फेक के जरिए धोखाधड़ी के मामले अब बढ़ रहे हैं, साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। अभी तो हम साइबर के मामलों से निपटने में वो तेजी भी नहीं ला पाए हैं। केरल के कोड़िकोड में कुछ महीने पहले ही डीप फेक के जरिए धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया था। 10 जुलाई को कोड़िकोड के एक शख्स राधाकृष्णन को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप वीडियो कॉल आया। कॉल करने वाले ने राधाकृष्णन के पुराने सहयोगी की शक्ल का इस्तेमाल किया और बीमार परिजन के इलाज के लिए 40,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लिए। जब कुछ दिन बाद राधाकृष्णन ने सहयोगी को फोन कर परिजन का हालचाल पूछा तो मामले से पर्दा हटा। उसने बताया कि भाई मैंने तो तुमको कभी फोन किया ही नहीं। ये वो खतरे हैं जिसके बारे में आज अगर आपको आगाह नहीं किया गया या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जिक्र नहीं करते तो शायद आप तक ये बातें पहुंच ही नहीं पाती। हाँ, एक आध जरूर आप फीड देख लेते और फिर आगे बढ़ जाते। अब ये डीप फेक वीडियोस की बाढ़ आने लगी है। चैट जीपीटी आने के बाद डीप फेक करना और भी आसान हो गया है। चैट जीपीटी क्या है आप जानते हैं? चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसके जरिए नेचुरल भाषा को प्रोसेस करके आम बातचीत वाले डायलॉग्स बनाने में ये सक्षम है। ये टूल एक ही बात को कई तरीके से अलग अलग शब्दों में बताने में सक्षम है। चैट जीपीटी के जरिए सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर ईमेल, प्रस्ताव, ऐसे सब कुछ लिखा जा सकता है। चैट जीपीटी आने के बाद ऑडियो क्लोन करके साइबर ठगी करना और आसान हो गया है। और हैरानी की बात यह है कि चैट जीपीटी के पास डीप फेक को रोकने का कोई तरीका है ही नहीं। यही बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही। तो फिर सवाल यह है कि डीप फेक से बचा कैसे जा सकता है? आपके साथ डीप फेक के जरिए कोई ठगी हो गई या कोई डीप फेक वीडियो आपका खुदा ना खास्ता वायरल हो गया तो फिर क्या होगा? क्या इसके लिए कोई कानून है? दुनिया इससे कैसे डील कर रही है? अमेरिका में डीप फेक का मुकाबला करने के लिए होमलैंड सिक्योरिटी में टास्क फोर्स बनाई गई है। इस टास्क फोर्स को जिम्मेदारी दी गई है कि अमेरिका के बाहर से अमेरिका को नुकसान पहुंचाने वालों पर नजर रखी जाए। इसी साल यूएस में एक डीप फेक कानून बनाने का प्रस्ताव पास किया गया है। इस प्रस्ताव में प्रावधान किया गया है कि किसी की बिना अनुमति लिए उसका डीप फेक बनाना अपराध की श्रेणी में आएगा। ऐसे शख्स को जेल भेजने और उस पर फाइन लगाने का प्रावधान भी होगा। उधर चीन में डीप फेक को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। बिना अनुमति डीप फेक बनाने पर कठोर दंड का प्रावधान है। भारत की अगर बात करूं तो भारत में डीप फेक को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ये जानने चाहिए ना। डीप फेक वीडियो या ऑडियो का शिकार होने के बाद शख्स को राज्य पुलिस के साइबर सेल से शिकायत करनी होगी और साइबर सेल ही उस पर एक्शन लेगा। लेकिन केंद्र सरकार ने इसे लेकर क्या किया है अब वो भी जान लीजिए। अगर कोई शख्स डीप फेक वीडियो की जानकारी देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 36 घंटे के अंदर उस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा।
डीप फेक को फैलाने से रोकने या फैलने से रोकने और गलत सूचना को रोकने की जिम्मेदारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होगी। डीप फेक एक बेहद खतरनाक टूल बन चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद डीप फेक इंसान के लिए खतरा बन चुका है और इस डीप फेक से बचने का सबसे बड़ा तरीका यही है कि आप सतर्क रहें। सतर्कता सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त हथियार और औजार है। अपने वीडियो और फोटो के प्रति भी, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के प्रति भी किसी भी वीडियो या ऑडियो पर भरोसा करने से पहले डबल चेक कीजिए। अगर उस शख्स का वीडियो आपके पास आता है तो पहले उस शख्स से पूछिए, उसके बाद उसको आगे बढ़ाइए। अगर इस जिम्मेदारी को हमने समझ लिया, क्योंकि देखिए जब आग लगती है ना, एक तिली अगर नीचे हो जाए, बारूद की उसे कमी पड़ जाए तो आग वहीं रुक जाती है। तो आप उस एक तिली का काम कीजिए। किसी भी वीडियो को बगैर सोचे समझे आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। रुकिए, ठहरिए, उसे ठीक से देखिए, परखिए और उसके बाद फैसला लीजिए। अपने दोस्तों के किसी वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, उसके हाव भाव को देखिए। ये जो तमाम डीप फेक वीडियोस है, इनके फेकनेस को आप कैसे पहचानेंगे? कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जिसमें आपको फौरन एहसास हो जाएगा कि गड़बड़ है। हो सकता है कि उसके लिए आपको थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अभी एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई टूल नहीं आया जिससे आप ये पता लगा सके, क्योंकि लेयरिंग करने के बाद आप उस स्क्रीन को इतना क्लीन कर देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कहाँ कट है, कहाँ पर स्टिच है, कहाँ पर जोड़ा गया है, कहाँ पर मोड़ा गया है। डीप फेक भले ही कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, लेकिन ह्यूमन टच जो खुदा ने दिया है वो उसमें नहीं आ सकता है। तो उसके लिए आपको सतर्क रहना होगा। यदि कोई फोन कर दोस्त या परिजन की आवाज में पैसा मांग रहा है तो फौरन उस दोस्त को दोबारा संपर्क कीजिएगा, उस परिजन को दोबारा संपर्क कीजिएगा और पूछिएगा कि क्या तुमने ऐसा फोन किया है, क्या तुमको वाकई इस चीज की जरूरत है। उसी वक्त भावुक होकर अपना डिटेल, अपने कार्ड की डिटेल या इंटरनेट से पैसा मत ट्रांसफर कर दीजिएगा, खासकर तब जब कॉल किसी अनजान नंबर से आया हो। जान लीजिए कि सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे। यदि आपका कोई डीप फेक वीडियो या तस्वीर कहीं नजर आ गई है तो उसे छुपाने की बजाय पुलिस तक पहुंचाइए, कंप्लेन दर्ज करवाइए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ऐलान कीजिए कि ये वीडियो आपका नहीं है और उसे लेकर शिकायत दर्ज कीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसा कोई समाधान निकले, ऐसा कोई रास्ता निकले कि ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया है ये हमारे लिए मदद का सौदा हो, ना कि खतरे का। अब जरा आपको पड़ोसी मुल्क ले चलते हैं। उनकी मानसिकता में पड़ोसी मुल्क इसलिए जाना है क्योंकि वहां पर कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनसे हिंदुस्तान की तरक्की देखी नहीं जा रही है। वो पंजाबी में एक कहावत है ना, जिन्ने झल्ले मेरे पल्ले, कि पाकिस्तान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जितने झल्ले हैं सब पाकिस्तान के पल्ले हैं। चलो बंटवारे में एक तो अच्छी बात हुई कि सभी शहदाई जो है वो पाकिस्तान में रह गए, वरना तो बदनामी इतनी होती है हमारे मुल्क की जितनी वहां पाकिस्तान में हो रही है उनकी वजह से। पाकिस्तान ने क्रिकेट का मजाक बना कर रख दिया है। ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि उसे सुनकर कोई भी अपना सर पकड़ ले। पाकिस्तानियों की लॉजिक इतने गजब के हैं कि कभी कहते हैं कि इंडिया ने अंपायर खरीद लिया, बाकी देशों के गेंदबाजों को विकेट नहीं मिल रहे, इंडिया के जो बॉलर्स हैं उनको ये विकेट कैसे मिल रहे हैं, इनकी गेंद में स्प्रिंग लगा हुआ है, डीआरएस हमेशा इन्हीं के फेवर में जाता है। कभी कहते हैं इंडिया ने टॉस में हेरा फेरी की, बेसिर पैर की ऐसी ऐसी बातें कि जिन्हें सुनकर हंसी भी आएगी और तरस भी। और सिर्फ पाकिस्तान के अनजान लोग ही नहीं, जबकि क्रिकेट की समझ रखने वालों की तरफ से ये सुनने को मिलता है तो और हैरत होती है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने कहा है कि इंडिया बेईमानी से टॉस जीता है। पहले सुनिए सिकंदर क्या कह रहे हैं। रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी, और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है।
and Rohit will spin the coin. ये बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा रोहित शर्मा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। बाबर आजम तो टॉस देखने जा रहे थे, बाबर पे एंड टाइम पे उन्होंने अपने आप को रोका। बाबर तो जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो कॉइन के साथ साथ चलना शुरू हो रहे थे कि भाई टॉस में होता क्या है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया, इतना क्रूशल टॉस था। भाई दिखाओ तो सही। आप ये लोगों को ना इस चीज के ऊपर परेशानी होती है। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। एज सुन एज पॉसिबल आईसीसी को इस चीज को एड्रेस करना है और टॉस पे भाई कैमरा आना चाहिए। कैमरा दिखाए कि हेड आया या टेल आया है। मतलब कुछ भी कहेंगे। हाँ, टॉस में रोहित शर्मा चालाकी करते हैं, सिक्का जोर से उछालते हैं, सिक्का दूर तक जाता है, दूसरा कैप्टन देखता नहीं है कि कौन सा टॉस आया है, हेड है कि टेल है, टॉस इंडिया जीता भी है कि नहीं है। क्यों भाई? पाकिस्तान इतना बेईमान है कि उसकी वो कहते हैं ना, उसकी दाढ़ी में तिनका है कि किसी पर भरोसा ही नहीं करना है। हम तो करते हैं। अगर रेफरी ने कह दिया कि हेड और टेल जो भी आया हम तो मान लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि इंडिया ने बेईमानी से टॉस जीता है। आज पाकिस्तान के इस झूठ की पोल आंकड़ों से खोलते हैं। वर्ल्ड कप में अब तक इंडिया ने 10 मैच में 5 बार टॉस जीता है। बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, अफगानिस्तान 5 बार उसने भी टॉस जीता। लेकिन इंग्लैंड ने सबसे ज्यादा 7 बार टॉस जीता। और पता है इंग्लैंड पॉइंट टेबल में कौन से नंबर पर है? 7वें। कुछ तो सोच कर बोलिए ना, कम से कम आंकड़े तो जांच लेते। पिच को लेकर अजीब अजीब बयान कि पिच बदल दिया। अरे बदल दिया तो क्या भारत ने बैटिंग करने के बाद बदला है पिच को? कि भाई साहब वहां पर पहुंचे और उनको लगा कि ना 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 मामला ठीक नहीं है, चलो चेंज करो। ये सलवार कमीज का दुपट्टा है क्या कि 1 सेकंड में आप चेंज कर लेंगे? पिच बदली भी तो दोनों टीमों के लिए बदली ना, एक के लिए थोड़ी बदली है। दावा किया गया कि वानखेड़े स्टेडियम की पिच को बदल दिया गया। बीसीसीआई ने आईसीसी से अनुमति लिए बगैर पिच को बदल दिया। और यह दावा किया गया ब्रिटिश वेबसाइट डेली मेल की एक रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया कि सेमीफाइनल अब उस पिच पर होने वाला है जिसका उपयोग पहले ही 2 बार किया जा चुका है। दावा किया गया कि यहां इसलिए मैच कराया गया ताकि स्पिनर्स को मदद मिल सके। बीसीसीआई के एक प्रवक्ता ने इस पूरे मामले पर कहा, आईसीसी का स्वतंत्र पिच सलाहकार मेजबान और आयोजन स्थलों के साथ उनके प्रस्तावित पिच आवंटन पर काम करता है। यह पूरी प्रक्रिया टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान जारी रहती है। जिस पिच या जिस मैच में पिच बदलने की बात हुई उसमें भारत ने अगर रन बनाए तो न्यूजीलैंड ने भी रन बनाए। इस मैच में 700 रनों से ज्यादा रन बने हैं, लेकिन नहीं, इंडिया ने तो बॉल ही बदल दी थी। यह भी लॉजिक दे रहे हैं कि स्पिनर्स के लिए अलग बॉल थी और तेज गेंदबाजों के लिए अलग। पिच में बेईमानी, बॉल में बेईमानी, जब कुछ नहीं बचा तो कहने लगे टॉस में बेईमानी। एग्जैक्टली जैसी इंडिया को पिच चाहिए होती है वैसी पिच इंडिया को बिल्कुल पोर्ट्रे करके दी जाती है, ग्राउंड सेट किया जाता है। बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि एक प्लान तैयार है, एक शेड्यूल पहले से बना हुआ था, एक स्क्रिप्ट रेडी था और दिया गया था कि इंडिया को इस राउट से जो है फाइनल तक लेकर जाना है। चलिए एक बात बताइए, अगर टॉस जीतने से ही मैच जीत लेते तो उस हिसाब से तो इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जीत लेना चाहिए था। मतलब शमी, सिराज, बुमराह ऐसे ही नेट पर पसीना बहा रहे हैं। शमी ने जो 7 विकेट लिए वो तो बदली हुई गेंद से लिए ना। मतलब कुछ भी छोड़िए पाकिस्तान के लोगों को, आप दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के मैच को फिक्स घोषित कर दिया था कि अफ्रीका जीतेगी और फाइनल में इंडिया से हारेगी। इंडिया ने वर्ल्ड कप फिक्स किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ समझदार भी तो है ना, जो अपने मुल्क के कार्टूनों की पोल खोल रहे हैं। पूर्व पाकिस्तान कैप्टन वसीम अकरम कहा कि इन जाहिलों पर मुझे सिर्फ गुस्सा आता है। सुनिए। आईसीसी जो है वो इंडिया को कुछ और गेंदें दे और पाकिस्तान को या फिर डिफरेंट कंट्रीज को कोई और गेंदें दे। यार आजकल की क्रिकेट जिस तरह से हो रही है कुछ भी हो सकता है। कभी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं चल रहा होता, कभी रिजर्व डे आया था, कभी बीच में, कभी कोई रूल चेंज आते हैं। बहुत सारे रूल क्रिकेट में अब चेंज हो गए हैं। तो अब ये है कि छोटी मोटी मिस्टेक्स जो है ना कहीं हो जाती हैं और मुझे लग रहा है कि कुछ समय ऐसी मिस्टेक हुई भी होगी। बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। बेइज्जती अपनी ते करानी साडी भी ना कराओ पूरी दुनिया विच। तो
हैरान हूं कि टेस्ट क्रिकेटर ये बात बोल रहा है कि इंडिया को मखसूस किस्म की बॉलिंग दी जाती है। अली मतलब हद हो गई है। पहले तो कोई दूसरी बॉलें, हाँ ठीक है, अब एक नया मंजन आ गया उनका। वो ये कह रहे हैं कि जो जडेजा के हाथ में बॉल था उसका आउंस कम था, उसका वजन कम था, यानी कि स्पिनर को हल्की वजन की और पेसर को ज्यादा वजन की। अबे कहां से लेकर आ रहे हो भाई, हमें भी बताओ, हम भी जाए वहां पे उस बस्ती के अंदर जहां पे ये वाला मंजन मिलता है। कमाल हो गया, मतलब लोग लगे हुए इसके ऊपर। बिल्कुल ठीक कह रही है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाकायदा ये कहा गया कि यार ये मैच जो है फिक्स है जी। बिल्कुल। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, आप क्या बोलेंगे? ये खुद पाकिस्तान के कुछ समझदार लोग कह रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कहा जा रहा है, क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। अब्दुल रज़ाक पब्लिसिटी के लिए वाहियात बातें करते हैं। जब सारी दुनिया में जग हसाई होती है, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के ख़राब प्रदर्शन के बाद पीसीबी के चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। उसके बाद उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा था। अब इंजमाम क्या करते? किसी पर तो दोष मढ़ते ना, काम कोई था नहीं। अब क्या करते हैं? तो उन्होंने धर्म की याद दिला दी। और धर्म की याद, अरे कीजिए ना, कोई मना कर रहा है? आप हैं, आपके अल्लाह है, आपका कुरान है, याद कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन उसमें क्या किया? हरभजन सिंह को भी लपेट लिया, कह दिया कि धर्म बदलने वाले थे। तो मेरे से एक दिन कहा हरभजन ने कि ये जो आदमी ना, मौलाना को कह रहा था कि ये जो आदमी है ना, मेरा दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। अब उसको नहीं पता था कि ये मौलाना है या कौन है, लेकिन कह रहा कि मेरा इस दिल करता है कि मैं इसकी बात मान लूँ। तो मैंने कहा कि यार मान ले, फिर क्या मुश्किल है। तो कहा नहीं, तुम्हारा चेहरा देखकर रुक जाता। तो जैसे ही इंजमाम की बात हरभजन सिंह ने सुनी तो उसी वक्त कड़े शब्दों में जवाब दिया और ट्वीट किया, इंजमाम कौन सा नशा पीकर बात कर रहे हैं भाई, मैं भारतीय हूं और एक सिख होने पर गर्व महसूस करता हूं। ये बकवास लोग कुछ भी बोलते हैं। पाकिस्तान में कोई कुछ भी बोल रहा है और इसीलिए तो इन्हें भारतीय टीम की मेहनत नजर ही नहीं आ रही। नेट पर बहाया गया पसीना दिखाई ही नहीं दे रहा। इन्हें तो बस अपनी हार में साजिश दिख रही है। वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बस छाती पीटी जा रही है। लगातार भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के कोच मिकी आर्थर ने तो विश्व कप को आईसीसी का नहीं बल्कि बीसीसीआई का इवेंट बता दिया था। उन्होंने कहा था कि स्टेडियम में वो दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाना। अब बताइए, दिल दिल पाकिस्तान नहीं बजाने से टीम हार सकती है? तो फिर खिलाड़ियों को मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? दिल दिल पाकिस्तान ही बजाइए, दिल दिल पाकिस्तान की ही टीम बना दीजिए, उसी से आप ट्रॉफी ले आइए। इसीलिए तो हरभजन सिंह ने सही कहा कि कुछ भी बोल रहे हैं, क्योंकि पब्लिसिटी तो मिल रही है ना। यहाँ पर आकर खेलने से ज्यादा बिरयानी पर ध्यान देंगे तो खाक जीतेंगे। और ये हम नहीं कह रहे हैं, तो वसीम अकरम खुद कह चुके हैं। पाकिस्तानी टीम खेलने तो आई, लेकिन खेल से ज्यादा खाने में उनका ध्यान था, खाने पीने के टूरिज्म पर उनका ध्यान था। इसीलिए तो बिरयानी नहीं मिली तो होटल में खाने से मना कर दिया। अरे मेहनत करना सीखो भाई लोग, इन सब से कुछ नहीं होने वाला, जग हसाई होगी बस। पाकिस्तान के लिए इस वक्त मेहनत, ईमानदारी, ये दो शब्द बहुत जरूरी हैं। और इसी सजेशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। और ये खबर राजनीति से जुड़ी हुई है, वोटिंग से जुड़ी हुई है। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोटिंग का दौर खत्म हो गया। मध्य प्रदेश में 71.74% वोटिंग हुई है। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि जानकारों का ये कहना है कि जो लोग 6 बजे के बाद लाइन और कतारों में खड़े रहते हैं, उनके बारे में डिटेल्स लगभग 9:30 पौने 10 बजे के आसपास आते हैं। हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। तो मध्य प्रदेश में अब तक जो आधिकारिक आंकड़ा है वो है 71.74%। छत्तीसगढ़ के दूसरे और फाइनल दौर में 68.38% वोटिंग हुई है। हालांकि फाइनल आंकड़े, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, अभी थोड़ा वक्त लगेगा। और ये कहा जा रहा है कि पिछली बार की तुलना में अभी उत्साह कम दिखा है।
आज जिन नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई, उससे एमपी में बुधनी से सीएम शिवराज सिंह चौहान, छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ, दिमनी से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नरसिंहपुर से केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, इंदौर 1 से बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, इसके अलावा कांग्रेस के राऊ से जीतू पटवारी, राघोगढ़ से दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, चूरहट से अजय सिंह, राहुल जैसे दिग्गज और छत्तीसगढ़ में पाटन से सीएम भूपेश बघेल, अंबिकापुर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव। और ये देखिए एक के बाद एक आपके सामने तस्वीरें आती जा रही है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव और केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह जैसे बड़े बड़े नेताओं के नाम आज शामिल हैं। आज वोटिंग के दौरान मतदाताओं ने किस पार्टी पर भरोसा किया, सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया, लेकिन आज की वोटिंग को देखते हुए चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी, दोनों के नेताओं ने कुछ दावे जरूर किए हैं और वो आप पहले सुन लीजिए। जनता के कल्याण के लिए लाडली बहना जैसी योजनाएं जारी रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताएं, कमल के फूल की बटन दबाएं। ये सब अंदाज मैं नहीं लगाता, मैं जनता के ऊपर छोड़ता हूँ। जनता पर, मतदाताओं पर विश्वास कर रहा हूँ। मैं शिवराज सिंह नहीं हूँ कि बोलूँ इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, जनता तय करेगी। कितनी सीट आ रही है? 75। अच्छा, उससे कम नहीं। बीजेपी की सरकार स्पष्ट बहुमत से आ रही है और अब द्वितीय चरण के मतदान के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 52 से 56 सीट तक भारतीय जनता पार्टी की आ सकती है और आएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों आमतौर पर शांत प्रदेश माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हालांकि जो इलाके नक्सल प्रभावित थे, वहां पर नक्सलवाद करीब करीब खत्म हो चुका है। बावजूद इसके जिस तरह एमपी और छत्तीसगढ़ में एक एक वोट के लिए दोनों पार्टियों ने जद्दोजहद की, उससे ये लग रहा है कि इस बार वाकई कांटे की टक्कर है। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान हंगामे की कुछ तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जहां केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर फायरिंग की तस्वीरें आई। राजनगर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि उन पर उनके विरोधियों ने हमला किया। उनके साथ ही सलमान को कार से कुचलकर मार डाला। भिंड के महगांव में फायरिंग हुई, बीजेपी उम्मीदवार के पैर में गोली लग गई, वो घायल हो गए। इसी तरह शाजापुर में हंगामा हुआ, वहां वोटर्स से पुलिस की झड़प हो गई। इसके अलावा पूरे प्रदेश में कई कई जगह से इसी तरह की तस्वीरें आई है। इस हंगामे के अलावा आज वोटिंग के दौरान कुछ खास तस्वीरें भी लोकतंत्र की ताकत और चुनाव के रंग की मानगी दिखाती है। लेकिन उससे पहले एमपी में वोट के ट्रेंड क्या कहते हैं, ये आपको बता देते हैं। मैं आपको पिछले 4 चुनाव के आंकड़े बताती हूँ। मध्य प्रदेश में वोटिंग पैटर्न जो है वो कैसा रहा है आप जानिए, और शुरुआत करती हूँ 2003 से। 2003 में 67.25% वोट परसेंटेज रहा था। फिर 2008 में ये बढ़कर हुआ 69.28%, ये देखिए। फिर 2013 में बढ़ा और हो गया 72.07%। फिर उसके बाद 75.05%, ये 2018 का आंकड़ा मैं आपको बता रही हूँ। और आज जो अब तक के आंकड़े आए हैं वो बता रहे हैं 71.17% या 30%। अब इसी तरह अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो 2003 में वहां पर आंकड़ा था वोटिंग परसेंटेज का 71.3%। फिर 2008 में ये क्या हो गया 70.51%। उसके बाद 2013 में 77.12% और फिर 2018 में ये गिरा थोड़ा सा और 76.45%। इस बार वोटिंग का आंकड़ा जो है वो 2018 की तुलना में थोड़ा कम दिखाई दिया और मैं फिर बता रही हूँ अभी आधिकारिक आंकड़े आने बाकी हैं। लास्ट जो अपडेटेड आंकड़ा है वो यही बता रहा है कि कम वोटिंग हुई है। फाइनल फिगर का हम भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब तक के इन आंकड़ों को देखकर ये लग रहा है कि टक्कर तो काटेगी। इसीलिए दोनों पार्टियों में एक एक वोट के लिए दलों में जमकर मारामारी हुई है। तस्वीर आपको दिखाती हूँ। कांग्रेस के सीएम कैंडिडेट कमलनाथ के बेटे छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ आपको दिख रहे हैं। छिंदवाड़ा के बरारीपुरा में एक पोलिंग बूथ में वो जा रहे थे, तभी बीजेपी के कार्यकर्ता अड़ गए और कहा भाई आपको हम अंदर तो नहीं जाने देंगे। ये लोकतंत्र की और चुनाव आयोग की ताकत है कि एक आम कार्यकर्ता ने सांसद को कानून का पाठ पढ़ाया और नकुलनाथ को वहां से जाना पड़ गया, क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक पोलिंग बूथ के अंदर या तो उम्मीदवार जा सकता है या उसका पोलिंग एजेंट। ये तस्वीर और दिलचस्प है। चुनाव जीतने के लिए नेताजी क्या क्या नहीं करते हैं, ये देखिए आप। हंस हंस कर
चप्पल भी खा लेंगे। ये रतलाम से कांग्रेस उम्मीदवार है पारस सकलेचा। ये एक फकीर से इसलिए चप्पल खाने आ गए क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि फकीर अगर चप्पल मार देगा तो फिर आपका भला हो जाएगा। फकीर साहब को भी मौका मिल गया। आजकल कौन जूते खाता है ऐसे खड़े खड़े, तो उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा। फकीर बैठे हुए थे, दे दनादन दे दनादन, और वो मुस्कुराकर ऐसे ही जूते चप्पल खाते रहे। इतने बड़े आदमी को चप्पलों से पीटने का मौका कोई बार बार थोड़ी लगता है, तो तबीयत से फकीर ने चप्पलें बरसाई। अब बताइए आप, ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तस्वीर दिखाती हूँ। विजयवर्गीय जी का बयान आपने सुना ही होगा कि वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने आदेश दिया तो उन्हें वोट मांगने गली गली घूमना पड़ा। और इतना ही नहीं, खुद पोलिंग एजेंट बनकर वो पर्चियां भी लिखने लगे। ये वहीं की तस्वीर है। ये तस्वीरें भले ही हल्की फुल्की लगे, लेकिन ये बताती है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की ताकत क्या है, वोटर्स की शक्ति क्या है। क्योंकि ये जो माननीय है ना, या बनने की जो कोशिश हो रही है माननीयों की, इस दिन के लिए वो हर काम करने को राजी हो जाते हैं। लेकिन असल माननीय तो वही है जो वोट पाने के बाद इसी शिद्दत से काम करे। इन चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने बड़ी मेहनत की है। कोई पार्टी जीते, कोई सीएम बने, हम यही चाहेंगे कि जो आज हो रही मेहनत है, वो मेहनत 5 साल जनता की खुशहाली के लिए की जाए। अभी जो वादे किए हैं उसमें क्या बीजेपी ने बच्चियों के जन्म पर 2 लाख रुपए देने की घोषणा की, कांग्रेस ने 2,51,000 रुपए देने की घोषणा की। किसानों के लिए बीजेपी ने 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं, 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का वादा किया। कांग्रेस ने 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान की खरीद का वादा कर दिया। छत्तीसगढ़ में दोनों पार्टियों ने सरकारी खजाने से मुफ्त की घोषणाएं की और झड़ी लगा दी। बीजेपी ने महतारी वंदन योजना के तहत शादीशुदा महिलाओं के लिए 12,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की। कांग्रेस ने कहा हम तो 15,000 सालाना देंगे भाई। दोनों पार्टियों ने गैस सिलेंडर 500 रुपए देने का वादा किया। बीजेपी प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद का वादा कर रही है, कांग्रेस प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने का दावा कर रही है। हालांकि मौजूदा वक्त में सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदती है। तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीजेपी 5500 रुपए प्रति बोरे एमएसपी देने की बात कह रही है। कांग्रेस कह रही है भाई हम 6000 प्रति बोरा एमएसपी देंगे। वोटिंग खत्म हो गई है। ये सारे वादे सबको ध्यान थे, जितने भी वोटर्स थे। तमाम उम्मीदवार पार्टियां कयास अब लगा रहे हैं। इंतजार 3 दिसंबर का हो रहा है। ईवीएम खुलेगी, तकदीर का फैसला होगा और हमारी तैयारी पूरी है।